Okay friends, welcome back. So here in this video I will discuss about the बिहार स्टेट पेपर या सोशल साइंस वाला पेपर जो है यानी टीजीटी का. ओके, सो पीजीटी इज ऑलरेडी रिकॉर्डेड एंड लेट्स स्टार्ट दिस पेपर सोशल साइंस वाला यानी टीजीटी. तो देखते हैं क्या क्वेश्चंस है. तो टोटल हमारा 150 क्वेश्चंस रहेगा. ठीक है, पेपर इसको पेपर 1 बोला जा रहा है बिहार स्टेट में. तो देखिए पहला तो लग रहा है कि यार बीएड वाला सिलेबस है यानी टीचिंग एप्टीट्यूड. चिल्ड्रेन कंस्ट्रक्ट देयर ओन अंडरस्टैंडिंग थ्रू इंटरेक्शन विद देयर ओन एनवायरनमेंट हु शेड दिस. तो इसका प्याजे होंगे आंसर है ना. आंसर क्या यहाँ पर दिया हुआ है एक बार देख लेते हैं, फिर अच्छा होगा आपको आंसर भी मिल जाएगा. मतलब जो सही आंसर है वो मिल जाएगा एक बार में और रिवीजन हो जाएगा आपका. चलिए देख लेते हैं एक बार आंसर है कि नहीं. हाँ गाइस, तो आंसर की भी दिया गया है. तो मैं इस आंसर की को लैपटॉप पे खोलूँगा और उस वहाँ से देखकर आपको सही आंसर बताऊँगा. ठीक है, तो यहाँ पर देखो. तो बिहार स्टेट में कैसा हो रहा है, यहाँ पर सोशल साइंस वाला सब्जेक्ट में आपका 2 सब्जेक्ट चूज़ करना होता है. तो हम तो जियोग्राफी एंड इकोनॉमिक्स चूज़ करते हैं. आप जियोग्राफी हिस्ट्री शायद ले भी सकते कोई बट है ना. तो ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन है. तो हमारा कॉम्बिनेशन जियोग्राफी एंड इकोनॉमिक्स है. तो मेरा कॉम्बिनेशन भी वही है. तो मैं हिस्ट्री को डिस्कस यहाँ पर नहीं करूँगा और तो मैं सिर्फ जियोग्राफी एंड इकोनॉमिक्स को ही डिस्कस करूँगा. या फिर सारे के कर देंगे एक बार, सोच रहा हूँ. क्योंकि बाकी भी काफ़ी एग्ज़ाम में तो पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, पॉलिटी भी पढ़ते हैं. तो पढ़ लेने से अच्छा होगा बट क्या करूँ, मैं सोच रहा हूँ एक बार देखता हूँ. ठीक है, तो यहाँ पर है जो मैंने बताया कि यहाँ से देखो आंसर की दिया हुआ है. तो आप भी यहाँ से कॉन्फर्म कर सकते हो और मैं उसको लैपटॉप में खोलकर आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिखाऊंगा और उसके बाद हम पहले आंसर गेस करेंगे, उसके बाद सही आंसर क्या है वो मैच करेंगे. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं. पहली पार्ट का नाम है पेडागॉजी एंड स्किल्स, जैसे कि आंसर की में दिया हुआ है. ठीक है, तो ये देख सकते हो पेपर 1 सोशल साइंस कोड है 107. ये सारी चीज़ मैच कर रहे हैं आंसर की सर. अरे यार देखते हैं कि कौन है ये. हाँ, तो इसको हम पेडागॉजी एंड स्किल इस सेक्शन का नाम दिया गया है. यानी आप बोल सकते हो कि यहाँ पर क्या क्या मिलेगा आपको. वही पेडागॉजी रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे और स्किल्स मतलब हो सके. देखते हैं क्या है आगे. तो बेसिकली मैंने पूरा पेपर जब स्क्रॉल कर रहा था तब आपको दिखा आपको भी कि हमारा 3 सेक्शंस आपको देखने के लिए मिलेगा. फिर यहाँ पर आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा. यानी ये पेडागॉजी एंड स्किल सेक्शन वाला जहाँ पर 50 क्वेश्चंस रहेगा. तो ये तो आपको सबके लिए मैंडेटरी होगा. और सोशल साइंस है तो आप दो सब्जेक्ट आप चूज़ करोगे या फिर क्या है उसके लिए आपको करना है. यानी हम मान के चलते कि आप इकोनॉमिक्स एंड जियोग्राफी सिलेक्ट किए हो अगर आपका ऑनर सब्जेक्ट जियोग्राफी था तो. ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करना. और जैसे कि मैंने बताया पहले हम क्वेश्चंस का आंसर करने की कोशिश करेंगे, फिर हम आंसर की से आंसर को देखेंगे. तो पहला क्वेश्चन ये है कि चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट देयर ओन अंडरस्टैंडिंग थ्रू इंटरेक्शन विद देयर ओन एनवायरनमेंट हु सेड दिस. तो इसका सही आंसर मैंने बताया था पियाजे. तो ये हमने डिस्कस कर लिया था और आंसर की में भी वही है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. द कॉजेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेज आर हेरिडिटी, सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस, इमोशनल एंड इंडिविजुअल, एनवायरनमेंट एंड हेरिडिटी. तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कारण 2 ही हो सकता है. एनवायरनमेंट भी हो सकता है एंड हेरिडिटी, मतलब दोनों ही इफेक्ट डालता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कारण. तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. देन एजुकेशनल गाइडेंस इज रिक्वायर्ड इन सिलेक्शन ऑफ करिकुलम इन मेंटेन अचीवमेंट टेस्ट टू चेक द इनडिसिप्लिन. एजुकेशनल गाइडेंस इज रिक्वायर्ड. तो एजुकेशनल गाइडेंस इज रिक्वायर्ड किस लिए ये देखना पड़ेगा. इसको आंसर की में बताया जा रहा है. ये कितने नंबर का है क्वेश्चन, ये 3. ओके, तो 3 का डी. तो ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर है. एजुकेशनल गाइडेंस इज रिक्वायर्ड इन सिलेक्शन करिकुलम इन मेंटेन अचीवमेंट टेस्ट टू चेक द इनडिसिप्लिन. ठीक है, इसके लिए हमें एजुकेशनल गाइडेंस की ज़रूरत है. अच्छा, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं. एजुकेशनल गाइडेंस इज रिक्वायर्ड इन सिलेक्शन ऑफ करिकुलम इन मेंटेन अचीवमेंट टेस्ट टू चेक द इनडिसिप्लिन. तो ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर है. ठीक है, एजुकेशनल गाइडेंस मतलब किसको चाहिए एजुकेशनल गाइडेंस, ये सब के लिए पता नहीं. तो एजुकेशनल गाइडेंस का मतलब एक बार समझना होगा. एजुकेशनल गाइडेंस है ना, हम रिसेंटली पढ़े थे एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में एमएड पे. चलिए आप
क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि इन इंडिया डिस्टेंस एजुकेशन इज कंडक्टेड थ्रू नेशनल ओपन स्कूल्स एंड ओपन यूनिवर्सिटीज। आई थिंक बोथ ऑफ द अबव होगा क्योंकि स्कूल भी है और यूनिवर्सिटीज भी है। फॉर सी यस, क्योंकि नियोज जो है वो स्कूल है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल ऐसे करके कुछ है नियोज, और इग्नू तो है ओपन यूनिवर्सिटी, और भी नेताजी सुभाष चंद्र ऐसे करके एक यूनिवर्सिटी है। ठीक है, अच्छा तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट इज, आई थिंक ऑल ऑफ द अबव होगा इसका भी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का यस डी, 5 का आंसर की में है डी, तो ऑल ऑफ द अबव ये हो गया। अब देखो एडुकेशन वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैंग्वेज, एडुकेशन वर्ड ये ग्रीक से लिया गया है ना, एडुकेशन वर्ड को कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 से लैटिन से लिया गया, नॉट ग्रीक। ठीक है, तो एडुकेशन वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैंग्वेज, लैटिन से लिया गया है इसको। एडुकेशन वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैंग्वेज लैटिन, याद रखिएगा, वो एडू सी रेडू क्या ऐसे करके था। ठीक है, तो एडुकेशन वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैंग्वेज लैटिन। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एडुकेशन इज नेचुरल हार्मोनियस एंड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ मैंस इनेट स्टेटमेंट बिलोंग्स टू विवेकानंद होगा। इनेट की बात आ रही है यहाँ पर, तो आई थिंक विवेकानंद ही होगा। 7 ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है, नहीं विवेकानंद नहीं है, परफेक्शन ऑफ मैन था उसका, है ना कुछ ऐसा, तो वो तो यहाँ पर नहीं है। यहाँ बोल रहा है हार्मोनियस एंड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ मैंस इनेट, तो ये बोला है पेस्टालॉजी, स्टेटमेंट बिलोंग्स टू पेस्टालॉजी, ये तो किसी का नाम ही नहीं लग रहा है भाई ये। एजुकेशन इज नेचुरल हार्मोनियस एंड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ मैंस इनेट, आंसर की में दिया गया है पेस्टालॉजी, यानी ए ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर बताया गया। तो आप एक बार चेक कर सकते हो इसको गूगल में डालकर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू एजुकेशनल प्रोग्राम, एजुकेशनल प्रोग्राम के साथ रिलेटेड नहीं है। एजुकेशन ऑफ लिटरेसी, नहीं ये तो इराडिकेशन ऑफ लिटरेसी को इराडिकेट करेंगे। मार्केटिंग ऑफ एजुकेशन, कंटिन्यूअस एजुकेशन, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, हाँ तो ऑप्शन ए होगा 8 का आंसर ऑप्शन बी। आई थिंक इसमें कुछ गड़बड़ हुआ है। एजुकेशनल प्रोग्राम इराडिकेशन ऑफ लिटरेसी क्यों होगा, नॉट रिलेटेड टू मार्केटिंग ऑफ एजुकेशन, समझ में नहीं आ रही, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रही है। शिक्षा के कार्यक्रम से नहीं जुड़ा है। इराडिकेशन ऑफ इलिटरेसी हो सकता है, जैसे कि इराडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, एक बुरी चीज़ है तो उसको मिटा देना, उसको तो हम इराडिकेशन बोलते हैं। अब इराडिकेशन ऑफ लिटरेसी तो नहीं हो सकता, और मार्केटिंग ऑफ एजुकेशन ये तो होता है भाई, पता नहीं इसके क्वेश्चन, चलो छोड़ो, हम बाद में इसको कंसीडर कर सकते हैं, पहले देख लेते हैं कि क्वेश्चन में कैसा आया है नहीं आया है। द मेन एम ऑफ आइडियलिज्म इन एजुकेशन होगा, इज आइडियलिज्म का मेन एम क्या है, तो आई थिंक ये सेल्फ रियलाइजेशन होगा। 9 का हाँ ऑप्शन ए ही है, 9 का ऑप्शन ए ही है। तो द मेन एम ऑफ आइडियलिज्म इन एजुकेशन इज सेल्फ रियलाइजेशन। अब देखो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ रिटन बाय, एक बुक का नेम है, तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसका होगा, 10 का होगा बी, महात्मा गांधी जी ने लिखा था माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। तो ये ट्रूथ की बात आ रहा है तो आप बोल सकते हो कि हाँ गांधी जी का ही होंगे। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन 11, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू इज कंसिडर्ड टू बी एसेंशियल इन डेमोक्रेटिक पैटर्न ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ लिविंग, ह्यूमन डिग्निटी, इमोशनल इंटीग्रेशन। एसेंशियल इन डेमोक्रेटिक पैटर्न ऑफ एजुकेशन, तो डेमोक्रेटिक पैटर्न ऑफ एजुकेशन में क्वालिटी ऑफ लिविंग, ह्यूमन डिग्निटी, इमोशनल इंटीग्रेशन, सारे को ही आने चाहिए। देखते हैं आप आंसर की में क्या है, 11 डी ही है, ऑल ऑफ दी अबव है। ठीक है, अब 12 देखते हैं। 12 आपका क्या क्वेश्चन है, हुज वर्ड इज ब्लैक टू नेचर, अच्छा ब्लैक टू नेचर या बैक टू नेचर होगा भाई, प्रकृति की ओर लौटो, हाँ बैक टू नेचर होगा भाई। इतना सारे मिस्टेक होगा तो फिर तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे भाई एग्जाम हॉल में मतलब क्वेश्चन का अंडरस्टैंड करने में टाइम लग जाएगा ना फिर तो क्या है बैक टू नेचर, क्या किसने बोला होगा,
कौन सी फिलोसफी का थॉट है? आइडियलिस्ट, नेचुरलिस्ट, तो नेचुरलिस्ट का ही होगा आई थिंक। 12 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यस। नाउ व्हाट इज मीन्ड बाय सोसाइटी? सोसाइटी मतलब नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स, आई थिंक यही होगा ना। 13 ए, यस, नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स। नाउ 14 देखते हैं। 14 आपका बोला जा रहा है कि द इफेक्ट ऑन स्टूडेंट्स फॉर मोर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन विल बी हेल्पफुल फॉर एलिनेशन इन स्टूडेंट्स, मॉडर्नाइजेशन ऑफ द सोसाइटी, कल्चरल इन्वेस्टमेंट, एनहेंसमेंट इन लर्निंग लेवल। तो ये डेफिनेटली ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ 15 for teachers study of educational sociology is important because education is most essential aspect of social progress. Educational sociology, education is every citizen's fundamental right. Education is influenced by social setting. The individual and the society are bound together. तो एक टीचर को क्यों एजुकेशनल सोशियोलॉजी के बारे में पढ़ना है? कारण एजुकेशन इज एवरी सिटीजन्स फंडामेंटल राइट होगा आई थिंक। इसके लिए तो नहीं हो सकता। एजुकेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल सेटिंग, ये हो सकता है। तो 15 का डी द इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी आर बाउंड टुगेदर। अच्छा, इंडिविजुअल एंड सोसाइटी एंड बाउंड टू, तो एजुकेशन क्यों आ गया भाई? तो यहाँ पर तो है इंडिविजुअल एंड सोसाइटी बाउंड टुगेदर। फिर एजुकेशनल साइकोलॉजी क्यों पढ़ना है? आई थिंक इस पर एजुकेशन से रिलेटेड कुछ होना चाहिए था कि एजुकेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल सेटिंग, ये हो सकता था। तो 15 का डी ही दिखा रहा है यहाँ पर भाई, डी ही दिखा रहा है। अब देखो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि व्हाई इज स्कूल कंसिडर्ड अ मिनिएचर सोसाइटी? बिकॉज स्कूल इनमेट्स कम फ्रॉम सोसाइटी, स्कूल चिल्ड्रन आर ऑफ लोअर एज ग्रुप, स्कूल चिल्ड्रन डेवलप इनटू एडल्ट सोसाइटी मेंबर। ये हो सकता है कि स्कूल्स आर एस्टेब्लिश्ड बाय द सोसाइटी, मिनिएचर सोसाइटी। तो इसको हम सी ऑप्शन मान सकते हैं क्या? 16 का हाँ आंसर की में सी ही है कि स्कूल चिल्ड्रन डेवलप्ड इनटू एडल्ट सोसाइटी मेंबर, दैट साइट इज कॉल्ड मिनिएचर सोसाइटी। नाउ 17 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसेंशियल फॉर सक्सेस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी? मोस्ट एसेंशियल फॉर सक्सेस इंडियन डेमोक्रेसी, तो इसका होगा एडुकेटेड पीपल ही होगा। 17 ए, हाँ आंसर की में ए ही है। अब देखो 18 हाउ विल यू प्रैक्टिस डेमोक्रेसी इन क्लासरूम? सो प्रोवाइडिंग क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू पीपल्स, गिविंग फ्रीडम फॉर पीपल्स इन एजुकेशनल चॉइसेस, प्रोवाइडिंग स्पेशल प्रोग्राम्स फॉर द डिसएडवांटेज ग्रुप्स, ऑल ऑफ द अबव। तो क्लासरूम में डेमोक्रेसी प्रैक्टिस करने के लिए इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, हाँ तो ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए आई थिंक। 18 डी ही है आंसर की में। 19 द मोस्ट सिग्निफिकेंट एजेंट टू इफेक्ट चेंज इन सोसाइटी इज? एजुकेशन होगा, डेफिनेटली एजुकेशन की बात हो रहा है तो 19 डी है। नाउ 20 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी इज नोन एज फैमिली, 20 का होगा बी, ठीक है। 21 व्हिच वन ऑफ इज ए कॉन्स्टेंट ऑन सोशल चेंज इन इंडिया? which one is a constant on social change? तो ethnicity, caste, class, all of the above हो सकता है। 21 का आंसर की में डी ही है, ठीक है ओके। नाउ 22 देखते हैं। डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम इज स्टार्टेड ऑन, ये तो नहीं पता। डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम और स्टार्टेड इन 22 का आंसर क्या है? बी 1994 में हुआ था, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम इज स्टार्टेड ऑन 1994, ऑन नहीं होगा ना, इन होगा। डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम इज स्टार्टेड इन 1994, ओके। नाउ मोस्ट वैल्यूएबल फॉर अ टीचर इज ही हैज ए जॉब, ही हैज डिग्निटी, स्टूडेंट्स फेथ, ही हैज फेथ इन टीचिंग। मोस्ट वैल्यूएबल फॉर अ टीचर इज 23, स्टूडेंट्स फेथ होना चाहिए आई थिंक। 23 का देखते हैं। 23 नो, डी ही हैज फेथ इन टीचिंग। तो मोस्ट वैल्यूएबल फॉर अ टीचर इज, क्या बोला, अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान है ही हैज फेथ इन टीचिंग। अच्छा, ही हैज फेथ इन टीचिंग। 23 का डी ऑप्शन इज द करेक्ट। मोस्ट वैल्यूएबल फॉर अ टीचर इज ही हैज फेथ इन टीचिंग, ओके। नाउ 24 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ एडोलेसेंस पीरियड? फास्टर फिजिकल डेवलपमेंट, क्लियर नॉट बोला है, क्लियर एंड स्टेबल सेल्फ कॉन्सेप्ट, इंक्रीज्ड इंटरेस्ट इन ऑपोजिट सेक्स एंड हाई इमोशनल टेंडेंसीज। तो नो, एडोलेसेंस पीरियड का फीचर नहीं है
वो है क्लियर एंड स्टेबल सेल्फ कॉन्सेप्ट, ये होगा शायद 24 का बी। यस, आंसर की में वही है, बी है। नाउ 25 ईड ईगो एंड सुपर ईगो इज रिलेटेड टू, ये होगा पियाजे, नहीं फ्रीड होगा आई थिंक, देख लेते एक बार। 25 जो साइको सोशल एनालिसिस किसके ने दिया था, फ्रीड नहीं दिया था ना, फ्रॉइड ने। 25 का है आपका ए, हाँ तो साइको सोशल एनालिसिस कुछ था ना, वो थ्योरी का पार्ट है। ईडी को सुपर ईगो बीएड के टाइम पढ़े थे, बहुत दिनों से पढ़े नहीं ये सब चीज़ें है ना, बीएड में ही पढ़े थे तो वहाँ से बहुत फ़ायदा हुआ था बोल सकते हो। और सीटेट के टाइम पढ़ा था, हाँ सीटेट के टाइम पढ़ा था, बट वो सीटेट भी बीएड के टाइम ही चल रहा था मतलब प्रिपरेशन, तो उसके बाद और पढ़े नहीं गया, पढ़ना पड़ेगा क्योंकि केबीएस वगैरह में इस सिलेबस में भी यही है, DSSS में भी है टीचिंग एप्टीट्यूड का पार्ट, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ना होगा बीएड का। आप अगर बीएड कर रहे हो अभी तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि यार अच्छे से पढ़ो। चलो, मेंटल हाइजीन मीन्स इन्वेस्टिगेशन ऑफ द लॉज ऑफ मेंटल हेल्थ, टेकिंग द मेजर्स फॉर मेंटल हेल्थ प्रिजर्वेशन, प्रिवेंशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। तो मेंटल हाइजीन मीन्स यही होगा, सी होगा। 26 का आंसर नहीं, डी है। अरे भाई 26 कॉल ऑफ द अबव। तो मेंटल हाइजीन मीन्स इन्वेस्टिगेशन ऑफ द लॉज ऑफ मेंटल हेल्थ। अच्छा, टेकिंग द मेजर्स फॉर मेंटल हेल्थ प्रिजर्वेशन, हाँ ये भी तो हो सकता है, प्रिजर्वेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, हाँ यही तो चूज़ किया था, तो ऑल ऑफ दी अबव होगा आई थिंक, सॉरी, और आंसर की में ऑल ऑफ दी अबव, और वही सही भी है। मेंटल हाइजीन देखो, इन्वेस्टिगेशन ऑफ द लॉज ऑफ मेंटल हेल्थ, मतलब लॉज क्या नियम कानून बनाना चाहिए या है जिससे हमारा मेंटल हेल्थ अच्छा रहता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसको ध्यान में रखना, वही तो हाइजीन होगा ना। देन टेकिंग द मेजर्स फॉर मेंटल हेल्थ प्रिजर्वेशन, हमारा मेंटल हेल्थ अच्छी बनी रहे, जो इसलिए जो नियमकरण हमने जाना कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए उसको मानना चाहिए। देन आपका प्रिजर्वेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, प्रिवेंशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, यानी वही जो नियमकरण अगर हम फॉलो करेंगे तो हमारा प्रिजर्व हो जाएगा, मेंटल पीस मेंटल हेल्थ प्रिजर्व होगा। तो ये सब को मिला के हम मेंटल हाइजीन बोल रहे हैं। नाउ व्हिच इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड मेंटल हेल्थ, बैलेंस्ड इंटीग्रेटिव एंड हार्मोनियस डेवलपमेंट, ये तो है नॉट पूछा है। एक्सेप्टेंस ऑफ रियलिटी, ये भी है। बोस्टिंग, रेगुलर लाइफ, तो बोस्टिंग आई थिंक यहाँ पर आंसर होगा कि बोस्टिंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड मेंटल हेल्थ। 27 का आंसर है सी, यस। नाउ 28 देखते हैं। The most important factor in the effective teaching process is discipline of a teacher, mastery of the content by the teacher. Important factor in the effective teaching process is I think mastery of the content by the teacher होगा 28 C, टीचर स्टूडेंट डायलॉग, नो मास्टरी ऑफ द कंटेंट नहीं है, टीचर स्टूडेंट डायलॉग है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द इफेक्टिव टीचिंग बोला है, तो इसलिए इफेक्टिव टीचिंग प्रोसेस में टीचर स्टूडेंट का डायलॉग अच्छे से होना चाहिए, ठीक है, अच्छा याद रहेगा। 28 का ऑप्शन सी आंसर है, टीचर स्टूडेंट डायलॉग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन इफेक्टिव टीचिंग प्रोसेस। नाउ 29 द मेजर रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए टीचर इज टू प्रिपेयर लेसन प्लान एंड टीच अकॉर्डिंगली, प्रोवाइड एज मेनी एक्टिविटीज एज पॉसिबल, मेंटेन स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, प्रोवाइड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज एज पर डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स ऑफ स्टूडेंट। तो ये तो 29 का डी होगा ऑप्शन। 30 क्या बोल रहा है कि डैश प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, ये हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, सी 30 का सी आंसर होगा, ठीक है। नाउ 31 ए टीचर लेवल्स द हेड ऑफ ए कमिटी एज चेयरपर्सन इंस्टेड ऑफ चेयरमैन, इट इंडिकेट्स दैट द टीचर हैज ए गुड कमांड ऑफ लैंग्वेज नो यूजिंग जेंडर फ्री लैंग्वेज, यस बी इज द करेक्ट आंसर। सो ये किसना है 31 के देख लेते हैं एक बार, हाँ बी आंसर है आंसर की में, ओके। 32 का देखो, एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स शुड बी प्रोवाइडेड इन स्पेशल स्कूल बाय स्पेशल टीचर्स इन स्पेशल स्कूल्स along with other normal children by the teaching methods developed for special children in special school. एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स शुड बी प्रोवाइडेड along with other normal children, यही बोला जा रहा है, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात है। 32 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट है, ओके। देन 33 which of the following is not required for developing creativity in the classroom, तो नॉट रिक्वायर्ड बोला है, तो प्लेइंग गेम्स, एक्सपेरिमेंट, स्टोरी राइटिंग, लेक्चर इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर डेवलपिंग क्रिएटिविटी, राइट। सो 33 का ऑप्शन डी होगा। 34 द गुड एजुकेशन प्रोग्राम इज अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द चिल्ड्रन, एबिलिटी ऑफ द चिल्ड्रन, तो ऑल ऑफ द अबव होगा डेफिनेटली। 34 का भी डी है। 35 देखो, who will be expected to deal with someone who criticizes you correctly,
तो हु विल बी एक्सपेक्टेड टू डील विथ समवन हु क्रिटिसाइजेस यू करेक्टली, who will be expected to deal with someone who criticizes you correctly, as a friend, as a fool, as a criticizer, none of these. Who will be expected to deal with someone who criticizes you correctly? अच्छा, जो करेक्टली क्रिटिसाइज करेगा वो उसको तो हम फ्रेंड ही मानेंगे ना। आई थिंक ये इसका आंसर होगा, देखते हैं इसका क्या है, 35। हाँ, यहाँ पर आंसर ए ही किया गया है। नाउ 36, तो 35 देखो, टोटल 35 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड के ऊपर आ गया आपका। बाकी आई थिंक यहाँ से मैथ स्टार्ट हो रहा है, तो बाय सेलिंग एन आर्टिकल थी, तो मैथ तो आपको, चलो इसको हम कर लेंगे, है ना। परसेंटेज देख लेना थोड़ी बहुत जो भी है, तो बता देता हूँ मैं कहाँ से क्वेश्चन आया। तो पहले देखो यहाँ पर सेलिंग मतलब प्रॉफिट लॉस से आया है, उसके बाद यहाँ पर सेलिंग अ मोबाइल फ़ोन, ये यहाँ पर भी प्रॉफिट लॉस आया है। और राइट ए मीनिंगफुल सीक्वेंस, तो ये तो आप बैठ के कर लोगे एग्जाम हॉल में भी, राइट ए मीनिंगफुल सीक्वेंस कर लोगे, ये रीजनिंग वाला पार्ट है, ठीक है। नाउ ये भी फाइंड अ मिसिंग नंबर, आई होप कर लोगे आप बैठ के ही, ठीक है। देन ये भी वो डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, पॉइंटिंग अ जेंटलमैन कॉमन, तो ब्लड रिलेशन वाला है एक। देन मिसिंग नंबर सीरीज़ है, ठीक है, ये भी एक सीरीज़ है। और ये देखो ये भी एक सीरीज़ है, ये भी एक सीरीज़ है। तो ऐसा करके छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पर पूछी गई है, अच्छी बात है। आई होप आप बैठ के क्लियर कर पाओगे, और नहीं है तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। हुईच डायग्राम इज फिट फॉर द ग्रुप, क्योंकि अभी ये थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो इसलिए हम इसको नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैं उतना भी एक्सपर्ट नहीं हूँ मैथ में। चलिए, तो हम 50 नंबर पे आ गए। सिलेक्ट द करेक्ट डेल्टा फिश, क्या बोला ये, सही का चयन करें। एक नदी का होना होता है, एक नदी का होता है, सिलेक्ट करते हो। देखो बाकी जो क्वेश्चन है पोर्शन था वो उड़ गया यहाँ पर, सेकेंड लाइन वाला। चलो इंग्लिश में, ठीक है। तो हमने जनरल का कंप्लीट किया। आपकी पेडागॉजी एंड स्किल्स, आपको देखो सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर दिया हुआ है, हिस्ट्री का है, पॉलिटिकल साइंस का है, मतलब सबके अंडर 50-50 क्वेश्चन है। आपको 2 सब्जेक्ट का अटेम्प्ट करना है, पॉलिटिकल साइंस का है या फिर पॉल साइंस बोल सकते हो, तो हिस्ट्री का है, ज्योग्राफी का है और इकोनॉमिक्स का है। आपको 2 सब्जेक्ट करना है, तो हम चाहेंगे इकोनॉमिक्स में, क्योंकि ज्योग्राफी शायद लास्ट में था, ठीक है। तो हम इकोनॉमिक्स को ढूंढ के निकालेंगे, ये फिर एक बार पढ़ लेते हैं ना, वही अच्छा होगा, क्योंकि बाकी एग्ज़ाम में फिर अच्छा हेल्प हो सकता है। या फिर अगर आप हिस्ट्री चूज़ किए हो या फिर पॉल साइंस चूज़ किए हो, तो ये वीडियो आपके लिए भी हेल्पफुल बन जाएगा। या फिर ऐसे तो बाकी सारे एग्जाम्स के लिए तो प्रिपरेशन आप करते होंगे, तो उसका भी एक रिविजन हो जाएगा, आई होप। तो चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। तो देखो क्या कैसी क्वेश्चन पूछा गया है, नहीं गया। एन एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ हॉरप्पन टाइम्स हैज बीन अनअर्थड एट, तो कहाँ पर दिया गया था। अब इसका तो एक भी आंसर मेरे को नहीं पता होगा, तो सर को देख के बताना पड़ेगा। तो देखते हैं हिस्ट्री में क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। ए, ऑप्शन ए, तो धोलावीरा में हुआ था। एन एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ हॉरप्पन टाइम्स हैज बीन अनअर्थड एट धोलावीरा। ओके, नाउ इन द मेसोपोटामियन पीरियड व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स वाज यूज्ड फॉर द इंडस वैली। ज़्यादा कठिन लग रही है, तो टफ लग रहा है, ठीक है। इसको हम छोड़ते, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, अभी कुछ नहीं पढ़ा कब से हिस्ट्री, तो बेकार में पढ़ने का फ़ायदा भी नहीं है, याद भी नहीं रहेगा। अगर आपने हिस्ट्री चूज़ किया है, आई थिंक हिस्ट्री एंड जियोग्राफी एक साथ चूज़ नहीं कर सकते। आई होप क्या सिस्टम था कुछ, एक बार बीपीएससी टीआरई का एग्ज़ाम जब चल रहा था तब कुछ नोटिस आया था, तो मैंने तो जियोग्राफी इकोनॉमिक्स ही चूज़ किया था, तो कोई इशू नहीं था, बट एक नोटिस ऐसे करके आया था, तो देख लेना। बाकी चलो हम जियोग्राफी एंड इकोनॉमिक्स को ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए इकोनॉमिक्स हम ढूंढ के निकलते, पहले ढूंढ के निकलते इकोनॉमिक्स, ये वाला पॉलिटिकल साइंस है, तो इसके बाद आएगा हमारा इकोनॉमिक्स, ठीक है। इसको पॉज कर लेते हैं और हमें निकाल, तो ये मिल गया हमको इकोनॉमिक्स का हम देखेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ सर्विस सेक्टर इन इंडिया। हाँ, तो सर्विस सेक्टर का पार्ट नहीं है, कौन सी होगा आपका ये, अरे बाप रे, ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शन, इंश्योरेंस, होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स, इनमें से कौन सी सर्विस सेक्टर का पार्ट नहीं है। तो आई थिंक ये कंस्ट्रक्शन वाला होगा, देख लेते एक बार ये क्या आवाज़ हो रही है। हाँ, तो एज पर दी हमारा आंसर की ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट, यानी कंस्ट्रक्शन इज नॉट ए पार्ट ऑफ सर्विस सेक्टर इन इंडिया। बाकी देश में अगर हो सकता है, तो इसलिए शायद इंडिया मेंशन किया गया है, तो वो एक रिसर्च की बात है, लोग सर्च कर सकते हो, पता
रिसर्च मतलब वो वाली PhD वाली रिसर्च नहीं है, बस अब थोड़ा सर्च कर लो। द फर्स्ट मेजर ऑफ इंडियाज नेशनल इनकम वॉज मेड बाई, द फर्स्ट मेजर ऑफ इंडियाज नेशनल इनकम वॉज मेड बाई, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बोला जा रहा है, तो दादा भाई नौरोजी। द फर्स्ट मेजर ऑफ इंडियाज नेशनल इनकम वॉज मेड बाय दादा भाई नौरोजी। आप देखो नेक्स्ट, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक आई डू व्हाट आई डू, आई डू व्हाट आई डू, तो ये इसका ऑप्शन नंबर सी रघुराम जी राजन का कोट है, आई डू व्हाट आई डू, अच्छी है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, इन इंडिया प्लान्ड इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन 4, ऑप्शन नंबर 4 का करेक्ट आंसर है डी मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम। इन इंडिया प्लान्ड इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम। इन इंडिया प्लान्ड इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम। 5 देखो, मार्केट इन गिल्ट एज्ड इज रिलेटेड टू ट्रेड इन, तो गिल्ट एज्ड इज रिलेटेड टू ट्रेड इन, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, दैट इज डेबेंचर्स, डेबेंचर्स, ठीक है। तो सिर्फ जियोग्राफी पढ़ा जा रहा है, बाकी कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं हम, तो थोड़ी दिक्कत वाली बात है भाई। ये TGT हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे एग्ज़ाम, मतलब पढ़ना पड़ेगा यार, कुछ नहीं काम कर रहा हूँ हम। हाँ, वो बोला उस दिन है ना कि यार तुम ड्रीम के पीछे भागो, बट भाग नहीं रहा हूँ। चलिए देखते हैं कितना हो सके, कोशिश तो कर रहा हूँ, हो नहीं पा रहा तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो मार्केट इन गिल्ट एज्ड इज रिलेटेड टू ट्रेड इन डेबेंचर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द कॉन्सेप्ट ऑफ विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी इज रिलेटेड टू, तो विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी ये एडम स्मिथ ने दिया था, है ना, हमने पढ़ा था आई थिंक। 6 का देख लेते एक बार, बी आंसर है, नहीं नूट से, 6 का बी है, 6 का बी आंसर है, नूट से। द कॉन्सेप्ट ऑफ विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी इज रिलेटेड टू, नूट से ने दिया था। एडम स्मिथ वेलफेयर की बात करते आई थिंक, तो वेलफेयर होता तो वो होता। द गांधीयन प्लान वॉज एक्सपाउंडेड इन 1944 बाई डी, दैट इज श्रीमान नारायण अग्रवाल। द गांधीयन प्लान वॉज एक्सपाउंडेड इन 1944 बाई श्रीमान नारायण अग्रवाल। अरे यार ये तो दिक्कत हो जाएगा, इकोनॉमिक्स में कुछ भी नहीं आ रहा है मेरे को, फिर नेगेटिव मार्क्स होता तो सारे तो जाता, देख रहे हो। Then 8, the Rural Infrastructure Development Fund RIDF has been created under, Rural Infrastructure Development Fund has been created under, तो ये 8 का बी ऑप्शन है, नाबार्ड के अंडर किया गया है। द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड हैज़ बीन क्रिएटेड अंडर नाबार्ड, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेप्ट कुछ है नहीं, तो आप जानते हो तो जानते हो, या फिर आपको अंदाज में एग्जाम में लगा कर आना है, या फिर आप गलत करोगे, तो इससे देख लेना ही अच्छा होगा, तो एक बार एटलीस्ट आप पढ़ लोगे। देन हेल्पलाइन उद्यमी इज मेंट फॉर, हेल्प इन, समझ रहे हो, सारे करंट अफेयर से रिलेटेड है, UPSC लेवल की प्रिपरेशन चाहिए आपको। 9 बोल रहा है क्या, ये इसका करेक्ट आंसर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो हेल्प इन, हेल्प नहीं है, हेल्पलाइन उद्यमी, हेल्पलाइन होगा शायद, हेल्पलाइन उद्यमी इज मेंट फॉर माइक्रो स्मॉल, देखा, तो हेल्पलाइन अगर पढ़ते तो शायद इसका आंसर कर देते, बट एग्जाम में ऐसे आ गया तो फिर गया काम से, मैं तो गया काम से, ठीक है। चलिए देन 10, इन इंडिया इन्फ्लेशन इज मेजर्ड बाय द, in India inflation is measured by the, question number 10, wholesale price index number, consumers price index for urban non-manual workers, consumers price index for agricultural workers, national income deflation। तो सी का ऑप्शन है ए, होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर, होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर। सो इन इंडिया इन्फ्लेशन इज मेजर्ड बाय द होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर, तो होलसेल प्राइस इतना याद रखना। क्वेश्चन नंबर 11, the first Indian state to have its human development report prepared and released by Amartya Sen in Delhi was, तो अमर्त्य सेन तो वेस्ट बंगाल का था, 11 का क्या होगा, सी होगा, बट ये मध्य प्रदेश का रिपोर्ट था ये, ठीक है। द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू हैव इट्स ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रिपेयर्ड एंड रिलीज्ड बाय अमर्त्य सेन इन दिल्ली वाज मध्य प्रदेश। Now, which of the following makes the recommendation regarding fixing of minimum support price for various crops? Which of the following makes the recommendation regarding fixing of minimum support price for various crops? तो ये किसने रिकमेंड किया था? 12 का आंसर की है आपका सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट, 12 ऑप्शन सी इज द करेक्ट, यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13, द मेन रीजन फॉर लो ग्रोथ रेट इन इंडिया इन स्पाइट ऑफ हाई रेट ऑफ सेविंग्स एंड कैपिटल फॉर्मेशन इज,
हाई बार्थ रेट, लो लेवल ऑफ फॉरेन एड, लो कैपिटल आउटपुट रेशियो, हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो। तो लो ग्रोथ रेट इन इंडिया होगा। 13 का डी करेक्ट आंसर है। हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या होती है? हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो, तो पढ़ना पड़ेगा ये सब चीज़ें। 13 देखो, द मेन रीजन फॉर लो ग्रोथ रेट इन इंडिया इन स्पाइट ऑफ हाई रेट ऑफ सेविंग्स एंड कैपिटल फॉर्मेशन इज हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो। हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो, ये आपका हो गया किसका आंसर? 13 का है ना, 13 का आंसर हुआ। ठीक है, अब 14 देखते हैं। नेशनल इनकम इज, ये तो भैया आना चाहिए। नेशनल इनकम इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। आई थिंक ऑप्शन ए करेक्ट होगा क्या? 14 देख लेते भाई, ये अगर गलती हो गई तो गजब की बात हो गया। नहीं, ये भी गलत हो गया। नेशनल इनकम इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट होगा। हमने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पर थे, बट नेशनल इनकम इज द नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो जो प्रोडक्शन के फैक्टर होते हैं तो वो आई थिंक होगा। ठीक है, उसका है नेशनल इनकम। ओके, तो नेशनल इनकम इज द नेट नेशनल प्रोड्यूस, नेट नेशनल प्रोड्यूस एट फैक्टर कॉस्ट। ओके, नाउ 15 का देखते हैं। Participatory notes (PNs) are associated with which one of the following? तो participatory notes are associated with which one of the following? तो ये आपका आंसर है बी, ऑप्शन बी। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये इंस्टीट्यूशन के साथ रिलेटेड है। पार्टिसिपेटरी नोट्स आर एसोसिएटेड विथ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ओके, नेक्स्ट। इतना याद ही तो नहीं रहेगा रे। नाउ 16, पर्सन्स बिलो द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया आर क्लासिफाइड एज सच बेस्ड वेदर, अच्छा, persons below the poverty line in India are classified as such based whether they are entitled to a minimum prescribed food basket, they got work for a prescribed minimum number of days in a year, they belongs to agriculture laborer household and the scheduled caste or tribal social group, they are daily wages fall below the prescribed minimum wages। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इसका है क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 का है ए। भाई सारे गलत है। Persons below the poverty line in India are classified as such based whether they are entitled to a minimum prescribed food basket। ठीक है, अगर मिनिमम फूड नहीं कोई जुटा पा रहा है तो उसको हम पॉवर्टी लाइन के अंडर रखते हैं। अच्छा, पर्सन्स बिलो द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया आर क्लासिफाइड, बट ये भी तो ठीक ठाक था ना कि देयर डेली वेजेस फॉल बिलो द प्रेस्क्राइब्ड मिनिमम वेजेस। नहीं, ये शायद मार्जिनल वर्कर होगा, वो सारे कॉन्सेप्ट पे, तो वहाँ पर चला जाएगा ये कॉन्सेप्ट। तो पर्सन्स बिलो द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया क्लासिफाइड एज सच बेस्ड वेदर दे आर एंटाइटल्ड टू ए मिनिमम प्रेस्क्राइब्ड फूड बास्केट, क्योंकि जब पॉवर्टी काउंट किया जाता है तो पूरा फैमिली को लिया जाता है। फैमिली में हर कोई इनकम नहीं करते, बट हर कोई खाना खा लेते हैं, मतलब खाता है ना। तो अगर पूरा फैमिली में एक भी है ऐसा, या फिर सारे लोग खाना खा पा रहे हैं, तो हम उसको, उस फैमिली को पॉवर्टी नहीं मानेंगे। तो वो एक एक्सप्लेनेशन इसको हो सकती है, या फिर ऐसे करके आप याद रख सकते हो। बाय द वे, मैंने जस्ट अपने तरीके से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। कुछ भी गलत भी बोल सकता हूँ, चलिए बोल सकता हूँ, मतलब हो सकता है गलत, तो आप सही कर लेना। नाउ इकोनॉमिक सर्वे इन इंडिया इज पब्लिश्ड ऑफिशियली एवरी ईयर बाय, इकोनॉमिक सर्वे किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ, आई थिंक फाइनेंस ही होगा। 17 का देख लेते हैं एक बार। सी, यस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिल गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नाउ 18, हु ऑफ द फॉलोइंग शैल कॉज एवरी रिकमेंडेशन मेड बाय द फाइनेंस कमीशन टू बी लेड बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट? तो कॉज एवरी रिकमेंडेशन मेड बाय द फाइनेंस कमीशन टू बी लेड बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट, द प्रेसिडेंट होगा। फिर क्या प्रेसिडेंट होगा क्या, या फिर द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होगा? आई थिंक प्रेसिडेंट होगा। 18 देख लेते हैं, 18 का ए ही आंसर है। यस, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल कॉज एवरी रिकमेंडेशन मेड बाय द फाइनेंस कमीशन टू बी लेड बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। नाउ 19, द लोअरिंग ऑफ बैंक रेट बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लीड्स टू more liquidity in the market, less liquidity in the market, no changes in the liquidity in the market, mobilization of more deposits by commercial banks। तो लोअरिंग ऑफ बैंक रेट क्या होगा? बैंक रेट घट गया, इंटरेस्ट रेट बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लीड्स टू, तो बट बैंक रेट क्या है, ये तो अलग है ना, इंटरेस्ट रेट से डेफिनेटली अलग होगा। तो आई थिंक ये
मोबिलाइजेशन ऑफ मोर डिपॉजिट्स होगा। 19 का क्या है, 19 का ए है, नो मोर लिक्विडिटी इन द मार्केट आ जाएगा, होगा ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। द लोअरिंग ऑफ बैंक रेट बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लीड्स टू मोर लिक्विडिटी इन द मार्केट। नेक्स्ट हम देखते हैं 20, मिशन इंद्रधनुष लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पार्टन्स टू मिशन इंद्रधनुष। 20 ए इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वोमेन, तो ये इंद्रधनुष लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पार्टनर्स टू इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वोमेन, क्या कोविड के टाइम लॉन्च किया गया था, क्या देखना पड़ेगा। मिशन इंद्रधनुष लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पार्टनर्स टू इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वोमेन। नाउ 21 दैट इज डेबेंचर, तो पहले हमने पढ़े थे डेबेंचर के बारे में, मिला था आंसर में। डेबेंचर होल्डर्स ऑफ ए कंपनी आर इट्स, डेबेंचर कौन होते हैं, ठीक है, डेबेंचर होल्डर्स ऑफ ए कंपनी आर इट्स। तो 21 बी यानी क्रेडिटर्स, डेबेंचर होल्डर्स ऑफ ए कंपनी आर इट्स क्रेडिटर्स, डेबेंचर होल्डर्स ऑफ ए कंपनी आर इट्स क्रेडिटर्स, डेबेंचर होल्डर्स ऑफ ए कंपनी आर इट्स क्रेडिटर्स, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं द बैंक रेट इज़ द रेट एट व्हिच, द बैंक रेट, देखो बैंक रेट का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ गया तो आपको पता चल जाएगा, देख रहे हो। तो इसे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से भी बहुत कुछ आप जान पाओगे इन दिनों में। अगर आप चाहो कि यार पूरा एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं या फिर जो भी बुक है वो पढ़ लेते हैं, उससे बेहतर तो यही होगा कि आप PYQ सॉल्व करके जाओ, तो हो सकता है कि कुछ रिपीट हो जाए या फिर उसके रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट आ जाए तो आपको मदद हो जाएगा। और आप ऐसे तो जो टॉपिक आपको इंटरेस्टिंग लगे PYQ सॉल्व करते करते वो गूगल में थोड़ा सर्च करके पढ़ लो। आई थिंक ये एक बेस्ट स्ट्रेटेजी रहेगा। और 10 ही दिन या 10 डेज ही बाकी है बस, ठीक है। तो हम ये क्वेश्चन नंबर भूल गया, 22 का है आपका सी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी द बैंक रेट इज़ द रेट एट विच द RBI गिव्स क्रेडिट टू द कॉमर्शियल बैंक्स, ठीक है। मतलब RBI पैसा देते हैं कॉमर्शियल बैंक को, पैसा धार देते हैं, तो इसके लिए लिक्विडिटी बढ़ जाता है मार्केट में जब बैंक रेट घट जाते हैं, वो हमने पहले पढ़ा। नाउ 23 इफ इंटरेस्ट पेमेंट इज एडेड टू प्राइमरी डेफिसिट इट इज इक्विवेलेंट टू, इफ इंटरेस्ट पेमेंट इज एडेड टू प्राइमरी डेफिसिट इट इज इक्विवेलेंट टू, 23 का ऑप्शन है बी फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। इफ इंटरेस्ट पेमेंट इज एडेड टू प्राइमरी डेफिसिट इट इज इक्विवेलेंट टू फिस्कल डेफिसिट। नाउ 24 द वर्ड actuaries is related to, actuaries, the word actuaries is related to insurance, the word actuaries is related to insurance. Now 25 the statements too much money chasing too few goods is based on which of the following theoretical concepts? So quantity theory of prices, quantity theory of money, inventory theoretic approach to the हो गया रियल बैलेंस इफेक्ट। तो टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स ये आपका है 25B यानी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, है ना, मनी के साथ रिलेटेड होगा, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। ओके, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी it says too much मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स, इन्फ्लेशन की बात हो रहा है यहाँ पर शायद। नाउ 26 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय द लॉरेंज कर्व, तो ये तो लॉरेंज कर्व इनइक्वालिटी ऑफ इनकम को मेजर करता है। 26 डी करेक्ट आंसर है। नाउ 27 जो है विजन 2020 फॉर इंडिया डॉक्यूमेंट्स इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा आई थिंक 27C, यस। नाउ बाकी 28 का लिखा रहा है कि रॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, रॉन्ग क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन ही गलत दे दिया, अच्छी बात है, चलो फिर देखने की जरूरत नहीं है। 29 which among the following in India is the nodal agency for the estimation of poverty of the national and state level, तो पॉवर्टी लेवल को कौन एस्टिमेट करता है, तो ये होगा आपका आई थिंक होम मिनिस्ट्री। 29 का है आंसर है डी यानी नीति आयोग होगा, होम मिनिस्ट्री की होगा, नीति आयोग होगा। तो which among the following in India is the nodal agency for estimation of poverty of the national and state level, that is नीति आयोग। 30 who maintains the foreign exchange reserve in India, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही होंगे ना। 30 का ये, हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मेंटेन्स द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन इंडिया, ठीक है। 31 मिक्स्ड इकोनॉमी मीन्स कोएक्सिस्टेंस ऑफ स्मॉल एंड लार्ज इंडस्ट्रीज, कोएक्सिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स, हाँ, तो बी होगा करेक्ट आंसर, मिक्स्ड इकोनॉमी मीन्स। 31 देख लेते हैं, 31 है आपका बी, यस। 32 who had suggested an imposition of expenditure tax in India for the first time, expenditure tax कौन सजेस्ट किया था इसको भाई, 32B इज द करेक्ट आंसर यानी काल्डोर, 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 काल्डोर ने सजेस्ट किया था। ओके,
बी 32 का आपका बी आंसर है, ठीक है। 33 देखो, नेशनल रिन्यूअल फंड वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग पेंशन फॉर रिटायरिंग एम्प्लॉय, सोशल सिक्योरिटी, रूरल रिकंस्ट्रक्शन, restructuring and modernization of industry। तो नेशनल रिन्यूअल फंड वाज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द पर्पज ऑफ, 33 का है आंसर आपका डी, यानी रिस्ट्रक्चरिंग और एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। तो नेशनल रिन्यूअल फंड वाज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द पर्पज ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। National Renewal Fund was constituted for the purpose of restructuring and modernization of industries। National Renewal Fund was constituted for the purpose of restructuring and modernization of industries। National Renewal Fund was constituted for the purpose of restructuring and modernization of industries। So option D is the correct here, 33। 34, the committee which was recommended abolition of tab rebates अंडर सेक्शन 88 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट ऑफ इंडिया इज, कौन सी कमेटी था? 34 बी इज द करेक्ट आंसर, यानी केलकर कमेटी। पहला पड़ा काल्डोर है ना, यह है केलकार, ठीक है। तो केलकर कमेटी ने रिकमेंड किया था एबोलिशन ऑफ टैब रिबेट्स अंडर सेक्शन 88 ऑफ द इनकम टैक्स इन इंडिया। 35 देख लेते हैं, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर ऑफ रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज? नॉट ए मेजर, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, टैक्सेशन, लैंड रिफॉर्म्स, ये भी तो इनइक्वालिटी के रिड्यूस। तो आई थिंक ये जो है आपका ऑप्शन बी या फिर सी होगा। कौन होगा? 35 का देख लेते हैं, बी इज द करेक्ट आंसर, लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी इज नॉट ए मेजर ऑफ रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज, यानी लिबरलाइजेशन होकर एक इनइक्वालिटी जो है बढ़ गया है, ऐसा कभी कभी बोला जाता है ग्लोबलाइजेशन के कारण। तो वही होगा, लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी इज नॉट ए मेजर ऑफ रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज। ऐसे टैक्स तो मदद करेगा ना इनइक्वालिटीज को रिमूव करने में। हाँ, तो 36 देखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड्स विजिबल ट्रेड, इनविजिबल ट्रेड या डेब्ट्स। आई थिंक ऑल ऑफ द अबव होगा। 36 का डी आंसर है। देन 37, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज? SSI स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज नॉट ए प्रॉब्लम। फाइनेंसेस, मार्केटिंग, रॉ मटेरियल, स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स। तो स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स नहीं होंगे शायद स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में। देख लेते हैं एक बार। 37 का क्या है? डी ही आंसर है, अच्छी बात है। देन 38, कैपिटल मार्केट मीन्स मनी मार्केट है ना, कैपिटल मार्केट मीन्स मनी मार्केट क्या? 38 ए, शेयर मार्केट, कैपिटल मार्केट मीन्स शेयर मार्केट, कैपिटल मार्केट मीन्स शेयर मार्केट। अच्छा, तो 38 कैपिटल मार्केट मीन्स शेयर मार्केट, ओके। 38 का है ए। 39, द गांधीयन इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ आई थिंक ट्रस्टीशिप, ये होगा। 39 का देख लेते हैं, बी, yes trusteeship। Now 40, who was the chairman of the high powered committee for measurement of poverty in 2013? तो ये होगा सुरेश तेंदुलकर होगा, क्योंकि उसके टाइम बने थे वो पॉवर्टी लाइन, तेंदुलकर फॉर्मूला कुछ है। 40 देख लेते हैं हम। 40 का रॉन्ग क्वेश्चन ही गलत हो गया भाई, क्या है ये, चलो बात दो फिर। देन 41, व्हिच टैक्स इज इम्पोज्ड सोलली बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सिर्फ आई थिंक ये क्या होगा? 41 सी इज़ द करेक्ट आंसर, कस्टम ड्यूटी। सो कस्टम ड्यूटी इज इम्पोज्ड सोलली बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कस्टम ड्यूटी इज इम्पोज्ड सोलली बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब देखो 42 का देखते हैं हम। 42 का क्या है क्वेश्चन? प्राइमरी डेफिसिट इज मेजर्ड बाय, 42 का है आंसर ए, यानी प्राइमरी डेफिसिट इज मेजर्ड बाय फिस्कल डेफिसिट इंटरेस्ट पेमेंट्स, फिस्कल डेफिसिट इंटरेस्ट पेमेंट, प्राइमरी डेफिसिट इज मेजर्ड बाय फिस्कल डेफिसिट इंटरेस्ट पेमेंट्स, ओके। 43 का देखते हैं। 43 का आंसर है बी, यानी द सर्विस एरिया अप्रोच वाज इम्प्लीमेंटेड अंडर परव्यू ऑफ लीड बैंक स्कीम। द सर्विस एरिया अप्रोच वाज इम्प्लीमेंटेड अंडर परव्यू ऑफ लीड बैंक स्कीम, लीड बैंक स्कीम। 44, in India which of the following is regulated by the Forward Markets Commission in India? 44 है आपका बी,
44 है आपका बी इज़ द करेक्ट आंसर। सो कमोडिटीज फ्यूचर्स ट्रेडिंग, कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग में काफ़ी टफ है, एक आपको पढ़ना होगा, इकोनॉमिक्स उतना भी इजी नहीं है। और ऐसे तो यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल भी नहीं पूछा जा रहा है, क्योंकि जब मैंने बीपीएससी टीआरई एग्ज़ाम दिया था, टीचर रिक्रूटमेंट जो फेज 2.0 था, तो वहाँ पर मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ के नहीं गया था कुछ भी, फिर भी वहाँ पर मेरा आई थिंक आधा क्वेश्चन जो है, मतलब जितना क्वेश्चन था उनमें से आधा क्वेश्चन करेक्ट हुआ था, और वहाँ पर बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल चीज़ें था, ठीक है। तो बट यहाँ पर तो लग रहा है कि यार बहुत फैक्चुअल है, पता नहीं, देखा जाएंगे जो भी होगा। देखो पढ़े नहीं इसलिए टफ लग रहा है ना, बाकी कुछ नहीं, तो पढ़ना पड़ेगा। 44 देखते हैं, इन इंडिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेटेड बाय द फॉरवर्ड मार्केट्स कमीशन। तो 44 का है बी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कमोडिटीज फ्यूचर्स ट्रेडिंग, ठीक है। 45 का देखते हैं कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग बाय बैंक्स इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूट्स द लैंडिंग ऑफ, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग बाय बैंक्स इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूट्स द लैंडिंग टू 45 का है आपका डी आंसर, ऑल ऑफ द अबव। प्रायोरिटी सेक्टर बैंक लैंडिंग बाय बैंक्स इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूट्स द लैंडिंग टू एग्रीकल्चर, वीकर सेक्शंस, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज। देन 46 देखो, डिस्पाइट बीइंग ए हाई सेविंग इकोनॉमी कैपिटल फॉर्मेशन मे नॉट रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन आउटपुट ड्यू टू weak administration machinery, illiteracy, high population density, high capital output ratio. Despite being a high saving economy, capital formation may not result in significant increase in output due to, despite being a high, आई थिंक ये होगा हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो, इसके बारे में आगे पहले पढ़ा था कुछ, तो आई थिंक यही आंसर होगा। 46 का देखते हैं, डी ही आंसर है, यस। नाउ 47, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन बजट ऑफ टू द पार्लियामेंट। यूनियन बजट ऑफ द पार्लियामेंट, तो कौन प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, कौन सी आंसर है, कौन सी क्वेश्चन है, 47 का बी है। तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो है ये प्रिपेयर करता है यूनियन बजट टू द पार्लियामेंट, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। नाउ 48, द बैंकर्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ सर्टेन रेशियो बिटवीन देयर कैश इन हैंड एंड टोटल एसेट्स। इसको बोला जाता है statutory liquid ratio, SLR. The banks are required to maintain a certain ratio between their cash in hand and total assets, तो इसको बोला जाता है SLR, यानी statutory liquid ratio। अब 49 देख लेते हैं, which of the following is treated as artificial currency, आर्टिफिशियल करेंसी, अच्छा तो इसका फुल फॉर्म ही नहीं पता, तो देखना पड़ेगा। 49 का आंसर है आपका सी, यानी SDR। तो देख लो एक बार, सर्च करना पड़ेगा SDR क्या है, आर्टिफिशियल करेंसी क्या है। अब 50 आ जाते हैं, तो लास्ट क्वेश्चन है ये इकोनॉमिक सेक्शन का। देखो, द चेयरमैन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर सिलेक्टेड बाय द चेयरमैन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक, तो डेफिनेटली ये आपका क्या होगा, देखना पड़ेगा। 50 का क्या है, ए है, यानी बैंक्स बोर्ड ब्यूरो, ऐसे भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती है, समझ रहे हो। तो इकोनॉमिक्स देख रहे हो कितना रिलेटेड एक सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, मतलब हमारा सोसाइटी के साथ बहुत रिलेटेड है। इकोनॉमिक्स पढ़ने से मज़ा है ना, मेरे को तो अच्छा लगता है इकोनॉमिक्स पढ़ना, बट पढ़ा नहीं होता अभी, वो अलग बात है, ठीक है। द चेयरमैन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर सिलेक्टेड बाय द बैंक्स बोर्ड ब्यूरो। तो इसके बाद हमारा जियोग्राफी का सेक्शन आ रहा है, तो ये तो आपको पता होगा, तो झटाझट एक बार देख लेते हैं। डायमंड रिंग इज अ फेनोमेनन ऑब्जर्व्ड, डायमंड रिंग इज अ फेनोमेनन ऑब्जर्व्ड एट द स्टार्ट ऑफ ए फेनोमेनन ऑब्जर्व्ड at the end of a total solar eclipse only along the peripheral regions of the totality trail only the, तो कभी नहीं पढ़ा भाई डायमंड रिंग के बारे में, डायमंड रिंग समझ रहे हो। डायमंड रिंग जो फेनोमेना ये कहाँ होता है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यानी ओनली अलॉन्ग द पेरिफेरल रीजन्स ऑफ द टोटलिटी ट्रेल। क्या होती है भाई ये, फिर से पढ़ना पड़ेगा इसको। एट व्हिच एवरेज स्पीड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो ये आपका 30 किलोमीटर पर सेकेंड, आई थिंक टू का ऑप्शन है बी, यस। नाउ 3 देखते हैं, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज मोस्ट रिलेवेंट फॉर द प्रेजेंस ऑफ लाइफ ऑन मार्स। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज मोस्ट रिलेवेंट फॉर द प्रेजेंस ऑफ लाइफ ऑन मार्स, दैट इज आई थिंक ये एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन है, ये थर्मल कंडीशन है मार्स में। तो 3 का सी है, ऑकरेंस ऑफ आइस कैप एंड फ्रोजन वाटर। अच्छा, मार्स में ऑकरेंस ऑफ आइस कैप एंड फ्रोजन वाटर एक इंडिकेशन है, कंडीशन इज मोस्ट रिलेवेंट फॉर द प्रेजेंस ऑफ लाइफ ऑन मार्स। फॉलोइंग कंडीशन इज मोस्ट रिलेवेंट फॉर द प्रेजेंस ऑफ लाइफ ऑन मार्स, ऑकरेंस ऑफ आइस कैप एंड फ्रोजन वाटर, ये 3 का है सी। अब 4 देखते हैं, 0 डिग्री लैटिट्यूड एंड 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइज इन दी, ये होगा आपका अटलांटिक ओशन में। 4 का है ए,
5 का है आपका व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज डज नॉट हैव द सेम क्लॉक टाइम एज दैट ऑफ द अदर 3 सिटीज एट गिवन डिस्टेंट। अच्छा, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज भाई काफ़ी टफ पर है तो ये व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज डज नॉट हैव द सेम क्लॉक टाइम एज दैट ऑफ अदर 3 सिटीज एट गिवन इंस्टेंट। अच्छा, इन चारों में से किसका टाइम अलग है तो पढ़ना होगा। तो देखो यूके में है, पोर्तुगल में है, इथियोपिया में है, घाना में है, तो आई थिंक यूके का अलग होगा ना, क्योंकि बाकी तो आसपास होगा। फिर 5 का देखते हैं एक बार, 5 का है डी, नहीं भाई, एडिस अबाबा इथियोपिया का अलग होगा। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज डज नॉट हैव द सेम क्लॉक टाइम एज दैट ऑफ द अदर 3 सिटीज एट यानी गिवन इंस्टेंट। इन तीनों प्लेस में एक ही बजेगा, बट ये इथियोपिया में नहीं होगा। ठीक है, अब देखो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज नियरेस्ट टू द इंटरनेशनल डेट लाइन। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज नियरेस्ट, अच्छा तो इंटरनेशनल डेट लाइन के पास है बेरिंग स्ट्रेट ही होगा ना, उसके थ्रू जाता है। तो ये 6 क्वेश्चन नंबर 6 का भी आंसर है यस। 7 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नियरेस्ट टू द इक्वेटर। कोलंबो, जाकार्ता, मनीला, सिंगापुर। नियरेस्ट टू द इक्वेटर आपका कौन होगा? अरे यार वर्ल्ड मैप तो याद ही नहीं आ रहा। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नियरेस्ट टू द इक्वेटर। 7 का ऑप्शन है डी, सिंगापुर। सिंगापुर, ठीक है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नियरेस्ट टू द इक्वेटर, तो ये होगा आपका सिंगापुर। देन 8 द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू इजिप्ट। ट्रॉपिक ऑफ इंडिया के थ्रू तो पास होता है, इजिप्ट के थ्रू होता है क्या? इजिप्ट के थ्रू तो नहीं होगा, म्यांमार होगा, ईरान होगा। हाँ तो इजिप्ट होगा का आंसर इसका, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 8 का ऑप्शन सी है भाई, ईरान के थ्रू नहीं होते, इजिप्ट की होगा। वो देख लेते ना, रुको एटलस खोलो अभी और देख लो अभी अगर आपको नहीं पता है। हाँ तो ईरान के ऊपर से नहीं होगा, बाकी इजिप्ट, इंडिया, म्यांमार ये सब से जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रहा है। क्योंकि ईरान जो है देखो ये सऊदी अरबिया है, सऊदी अरबिया के ओमान है, देन उसके ऊपर है ईरान है ना, तो वो पास नहीं हो रहा है। बाकी इजिप्ट के ऊपर से ये जा रहा है और सऊदी अरबिया तो है, इंडिया भी है और म्यांमार भी है। ठीक है, 9 क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देन व्हाट वाज द पीरियड ऑफ द डायनासोर्स। तो बाप रे देखो कितना घुमा फिरा के अब आपको याद करना होगा कि यार डायनासोर्स किस टाइम पे था। जियोलॉजिकल पीरियड का नाम यहाँ पर नहीं पूछा गया, ठीक है, घुमा के क्वेश्चन पूछा है। तो देखो 9 का आंसर क्या होगा, बी आंसर होगा। 9 का आंसर 18 करोड़ ईयर्स एगो, 18 करोड़ ईयर्स एगो। अच्छी है। डायनासोर जियोलॉजिकल पीरियड का नाम भी मैं भूल रहा हूँ, क्या था डायनासोर, कौन सी पीरियड में इवॉल्व हुआ था बताओ, मतलब एक्सटिंक्ट हो गया था, बताओ कमेंट में। नाउ 10 ग्रेट आइस एज रिलेटेड इज, ये तो प्लीस्टोसिन होगा। 10 का है ए, यस। नाउ 11 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर हैज सजेस्टेड दैट द अर्थ हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द गैसेस एंड द डस्ट पार्टिकल्स। तो ये आई थिंक ये जेम्स जीन्स ही होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, तो 11 का है आपका, देख लेते हैं इसका। 11 है डी, तो ओस्किमिड, ओस्किमिड, ठीक है। तो फॉलोइंग स्कॉलर व्हिच स्कॉलर ना ओस्किमिड सजेस्टेड दैट द अर्थ हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द गैसेस एंड द डस्ट पार्टिकल्स। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स वाज नॉट ए पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। तो गोंडवाना लैंड एंड अनदर वाज व्हाट वाज दैट लॉरेशिया एंड गोंडवाना लैंड। तो लॉरेशिया था नॉर्थ में, तो नॉर्थ अमेरिका तो नहीं होगा, ठीक है ना। तो नॉर्थ अमेरिका चला जाएगा यहाँ से। तो 12 का आंसर है ए, यस। नाउ 13 द मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो इज वेसुवियस होगा। 13 का डी, नो 13 का सी यानी किलावे वॉल्केनो। 13 का किलावे वॉल्केनो, द मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो इज किलावे वॉल्केनो, किलावे याद रखिएगा आपसे। 14 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट माउंटेन रेंज। लार्जेस्ट पूछा है तो मतलब सबसे बड़ा अंदीज होगा फिर, है ना। 14 का डी है, यस अंदीज है। नाउ 15 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन इज लोकेटेड अलोंग द राइन रिवर। राइन रिवर के पास लोकेटेड है आपका ब्लैक फॉरेस्ट होगा ना, हाँ आई थिंक 15 डी, यस। 16 तकलामकन डेजर्ट लोकेटेड इन तकलामकन, ये तो मंगोलिया में है। 16 ओ नो 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 नो, अरे कजाकिस्तान में है तकलामकन डेजर्ट, क्या बोल दिया, तकलामकन डेजर्ट लोकेटेड इन कजाकिस्तान। तो 16 का सी आंसर है, सॉरी बी आंसर है। अरे भाई सॉरी हाँ, तकलामकन डेजर्ट लोकेटेड इन चाइना होगा।
आंसर की में क्या दिया गया है, वही दिया गया है, चाइना दिया गया है 16B। तो एक बार देख लो इसको सर्च करके, तकलामकन डेजर्ट लोकेटेड इन चाइना, तकलामकन है चाइना। अच्छा ठीक है। 17 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट फॉर्म ए बॉर्डर विद द कैस्पियन सी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट फॉर्म ए बॉर्डर विद द कैस्पियन सी, कैस्पियन सी के पास नहीं है तो कौन है वो, कौन है वो। 17 का है आपका सी, 17 का है आपका सी, मतलब इराक जो है ये कैस्पियन सी के पास नहीं है। फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट फॉर्म ए बॉर्डर विद द कैस्पियन सी, इराक डज नॉट फॉर्म ए बॉर्डर विद द कैस्पियन सी। 18 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट बॉर्डर विद लिथुआनिया, लिथुआनिया के साथ कौन सा नहीं है। अच्छा भाई तो पूरा मैप याद रखना पड़ेगा, मतलब बहुत डिटेल में कोई पढ़े है तो जीके वगैरह अपने ऐसा इतना कठिन सा कॉन्सेप्ट कुछ पूछा ही नहीं गया समझ रहे हो। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट बॉर्डर विथ लिथुआनिया, 18 का आंसर है आपका बी, यानी यूक्रेन। यूक्रेन इज नॉट बॉर्डर्ड विथ लिथुआनिया, यूक्रेन इज नॉट बॉर्डर्ड विथ लिथुआनिया। तो ऐसे पढ़ने से कुछ फ़ायदा नहीं है, इसको मैप देख के पढ़ना है आपको ये सारे क्वेश्चंस। अदर देन इंडिया एंड चाइना व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज बॉर्डर विथ म्यांमार, इंडिया एंड चाइना के अलावा और कौन म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो बांग्लादेश तो होगा ना, फिर बांग्लादेश होगा तो थाईलैंड वियतनाम होगा या लाओस होगा, ये भी कंफ्यूजिंग है। 19 का देख लेते हैं आंसर की झटक से, डी आंसर है तो ये लाओस ही होगा, थाईलैंड लाओस एंड बांग्लादेश। नाउ 20 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज जियोग्राफिकली लोकेटेड इन अमेरिका बट पॉलिटिकली इज पार्ट ऑफ यूरोप। तो हम रिसेंटली पढ़े थे, ये है आपका ग्रीनलैंड जो है ये नॉर्थ अमेरिका पार्ट है बट ये यूरोप द्वारा कंट्रोल किया जाता है। देख लेते हैं आंसर की में क्या है, 20 का है सी, यस ग्रीनलैंड ठीक है। अब देखो 21 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज लैंड लॉक्ड, तो पेरू तो नहीं है, सूरीनाम, सूरीनाम हो सकता है क्या, सूरीनाम ये उरुग्वे बोलिविया। 21 का है बोलिविया, बोलिविया एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज लैंड लॉक्ड, दैट इज बोलिविया। 21 का ये है ठीक है। नाउ 22 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स फॉर्म्स एज एन इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन तंजानिया एंड उगांडा। ये सारे फैक्ट्स है, सारे फैक्ट्स है, आपको सारे फैक्ट्स की जवाब दो बस। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स फॉर्म्स एज एन इंटरनेशनल बाउंड्री, तंजानिया एंड उगांडा के बीच कौन सी लेक है। तो तंजानिया में आई थिंक ये मलावी होगा आई थिंक। 22 देख लेते हैं, सी विक्टोरिया लेक है भाई, 22 विक्टोरिया लेक है ओके। तो तंजानिया एंड उगांडा के बीच है विक्टोरिया लेक। 23 रियो ग्रैंड रिवर मेक्स बाउंड्री बिटवीन, देखो सारे फैक्ट्स ही है। 23 का है बी, मेक्सिको एंड यूएसए। रियो ग्रैंड रिवर मेक्स बाउंड्री बिटवीन मेक्सिको एंड यूएसए, रियो ग्रैंड रिवर ठीक है, रियो ग्रैंड रिवर फॉर्म्स बाउंड्री बिटवीन मेक्सिको एंड यूएसए। ओके पढ़ो जितना हो सकता है पढ़ो, इन 10 दिनों में क्या ही कर सकते हो। व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल ऑफ म्यांमार, म्यांमार का कैपिटल क्या है। 24 है डी, दैट इज पिनमना है ना, या फिर पाइनमना क्या बोलोगे इसका, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जो भी है प्रोनाउंसिएशन हो सकता है आप करेक्ट कर लीजिएगा। कैपिटल ऑफ म्यांमार है पियनमना। एंड देन 25 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ द साउथ वेस्ट एशिया डज नॉट ओपन आउट टू ऑफ मेडिटेरेनियन सी, साउथ वेस्ट एशिया बोला गया है तो कौन सी है जो मेडिटेरेनियन के साथ टच्ड नहीं है। 25 का है आपका बी आंसर, यानी जॉर्डन जो है वो मेडिटेरेनियन सी के साथ लिंक्ड नहीं है। इसको मैप देखकर पढ़ना है, फिर से बता रहा हूँ मैं। आप जब अगर आप ही पढ़ रहे हो तो स्टॉप करके ढूंढने की कोशिश कीजिए एटलास में ठीक है। मैं वक्त देख लेता हूँ, मेरे को भी तो देखना है। ओके चलिए नेक्स्ट बात है, मिला ही नहीं यार। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ओशन करेंट्स डज नॉट बिलोंग टू द इंडियन ओशन, ये आप बोल सकते हो बेंगोला करंट जो है ये इंडियन ओशन का नहीं है शायद, है ना, बेंगोला आगुल हर्ष। 26 है आपका डी, बेंगोला जो है इंडियन ओशन का नहीं है। अब देखो टर्की इज लोकेटेड बिटवीन द ब्लैक सी एंड द कैस्पियन सी, यस। तो ऑप्शन ए 27 का देख लेते क्या ऑप्शन है। 27 का बी है, ओह माय गॉड, ब्लैक सी एंड द मेडिटेरेनियन सी,
कश्मीर सी कहाँ सा है यार, ये मेडिटेरेनियन सी होगा ना। हाँ हाँ हाँ, सॉरी, ब्लैक सी एंड मेडिटेरेनियन सी के बीच है जो टर्की लोकेटेड है। ब्लैक सी एंड मेडिटेरेनियन सी के बीच है टर्की लोकेटेड है। कितने सुंदर कंट्री होगा फिर यहाँ टर्की। ठीक है। 28 विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डिवाइड्स इंडियन पेनिनसुला इनटू मालवा एंड डेक्कन प्लेटो। तो ये मालवा एंड डेक्कन, तो ये आई थिंक नर्मदा ही होगा। 28 का देखते हैं, 28 का सी है नर्मदा, हाँ 28 का सी है, याद रखिएगा। तो नर्मदा रिवर डेक्कन एंड मालवा में डिवाइड करता है। इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस आर अमेंडमेंट्स टू द क्योटो प्रोटोकॉल अडॉप्टेड। अमेंडमेंट्स टू क्योटो प्रोटोकॉल कहाँ हुआ था? 29 का है सी, यानी दोहा में हुआ था, दोहा। इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस आर अमेंडमेंट्स टू द क्योटो प्रोटोकॉल अडॉप्टेड, दैट इज दोहा। ओके, नाउ 30 द रामसर कन्वेंशन इज रिलेटेड टू व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग। रामसर कन्वेंशन वेटलैंड्स के साथ रिलेटेड है। Now 31 which state of India has borders with 3 countries, namely Nepal, Bhutan and China. Which state of India नेपाल, भूटान एंड चाइना के साथ होगा? आपका सिक्किम ही होगा। 31 का देख लेते हैं। 31 का है आपका डी, यस। Now 32 the Himalayas are formed of parallel fold ranges of which the oldest range is. तो ओल्डेस्ट कौन सा होगा? ओल्डेस्ट होगा आपका शिवालिक के होंगे ना ओल्डेस्ट। 32 का सी है भाई, द ग्रेट हिमालयन रेंज होगा। अच्छा, शिवालिक में जाकर फिर सबसे नीचा है, मतलब सबसे लास्ट है, तो यहाँ पर जाकर प्लेट जो है धक्का खा रहा है ना। तो हिमालय जो फॉर्म्ड ऑफ पैरेलल फोल्ड रेंजेस ऑफ व्हिच द ओल्डेस्ट रेंज इज द ग्रेट हिमालयन रेंज। 32 का है सी। ओके, 33 का देख लेते हैं। 33 है बिटवीन व्हिच टू माउंटेन रेंजेस इज द वैली ऑफ कश्मीर। तो अभी पढ़े थे हमने रिसेंटली, ये है आपका लद्दाख एंड जस्कर, वैली ऑफ कश्मीर। 33 का ए ही है करेक्ट। अरे नहीं भाई ये भी गलत बोल दिया। बिटवीन व्हिच टू माउंटेन रेंजेस इज द वैली ऑफ कश्मीर है, ये बी है करेक्ट, बी इसका करेक्ट आंसर है 33 का। तो होगा आपका ग्रेट हिमालयन पीर पंजल के बीच में है। ठीक है, जल्दबाजी में भी गलती होती है, बट ये रिसेंटली पढ़ा था मैंने, अब भूल गए। बिटवीन व्हिच टू माउंटेन रेंजेस द वैली ऑफ कश्मीर लोकेटेड बिटवीन पीर पंजल एंड ग्रेट हिमालय, याद रखिएगा, पीर पंजल एंड ग्रेट हिमालय। ओके, Where are सेवराई हिल्स लोकेटेड? सेवराई हिल्स आपका तमिलनाडु में है शायद। सेवराई हिल्स, सेवराई 34 है आपका डी, तमिलनाडु में है। ठीक है, 35 नंदा देवी पीक फॉर्म से पार्ट ऑफ, आप ये आपका होगा पंजाब हिमालय होगा क्या? नंदा देवी पीक 35 है ए, गारवाल हिमालय का है। नंदा देवी पीक फॉर्म से पार्ट ऑफ गारवाल हिमालय। 36 है इन व्हिच स्टेट इज द नेलांग वैली लोकेटेड। नेलांग वैली 36, नेलांग वैली लोकेटेड इन उत्तराखंड, नेलांग वैली लोकेटेड इन उत्तराखंड। 37 ले इज लोकेटेड ऑन राइट बैंक ऑफ रिवर झिलाम। अच्छा, ले 37 का शी, यानी राइट बैंक ऑफ रिवर सिंधु। ले इज लोकेटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ रिवर सिंधु। एट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द चिलिका लेक लोकेटेड। चिलिका लेक है आपका चिलिका लेक, दैट इज मालाबार कोस्ट है क्या? 38 है डी, नॉर्दर्न सर्कर कोस्ट, नॉर्दर्न सर्कर कोस्ट, नॉर्दर्न सर्कर कोस्ट, नॉर्दर्न सर्कर कोस्ट ऊपर है चिलिका, हाँ नॉर्दर्न सर्कर कोस्ट, नीचे का मालाबार होता है ना। ठीक है, तो चिलिका लेक लोकेटेड थी नॉर्दर्न सर्कर कोस्ट। देन 39 अमृतसर एंड शिमला आर ऑलमोस्ट ऑन द सेम लैटिट्यूड बट देयर क्लाइमेट डिफरेंस इज ड्यू टू डिफरेंस इन देयर ऑल्टीट्यूड्स होगा। 39 है ए। देन 40 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल लेक। कोडाईकनाल जो है ये आर्टिफिशियल लेक है। 40 है ए, यस। 41 इन व्हिच पार्ट ऑफ इंडिया इज द डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर हाईएस्ट। तो यहाँ पर होगा डेजर्ट एरिया जब राजस्थान में हाईएस्ट होगा 41 डी। 42 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाटर मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी इन इंडिया इज कॉस्ट इफेक्टिव इंप्रूवमेंट ऑफ द फ्लशिंग सिस्टम, ट्रीटमेंट एंड यूज ऑफ वेस्ट वाटर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रिसाइकलिंग एंड रीयूज ऑफ वाटर। कॉस्ट इफेक्टिव कौन सा होगा इंडिया के? 42 का क्या आंसर है देख लेते हैं एक बार। 42 का है सी, यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग।
मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी। अच्छा, ये वेस्ट वाटर नहीं कहा है, सिर्फ वाटर मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी बोला है, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सही होगा, मैं वेस्ट वाटर समझ रहा था। ठीक है, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग वाटर मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी है, कॉस्ट इफेक्टिव है। ओके, नाउ देखो 43, हरियाली योजना इज रिलेटेड टू, हरियाली योजना क्या होगा, क्रॉप मैनेजमेंट ही होना चाहिए। 43 का देख लेते हैं, 43 का डी है, नो, वाटर मैनेजमेंट के, हरियाली योजना इज रिलेटेड टू। देखो, जो आप समझोगे, गेस जब करोगे ना, जो आप समझोगे कि ये सही हो रहा है, मतलब जो समझोगे कि ये सही, वो ही गलत होगा, और जिसको आप समझोगे कि यार ये गलत है वही सही होगा। मतलब मेरे हिसाब, मैं जब गेस लगाता हूँ ऐसे ही निकल के आता है, बट एग्ज़ाम हॉल में बैठ के उतना रिस्क तो मतलब रिस्क नहीं है, बट उतना करने का मन ही नहीं करते, है ना कि यार अगर नहीं हुआ तो ऐसा करके, बट अल्टीमेटली जिसको छोड़ के आते हैं, जिस ऑप्शन को इग्नोर करते हैं, उसी को देखो। ठीक है, हरियाली योजना इज रिलेटेड टू वाटर मैनेजमेंट, हरियाली योजना इज रिलेटेड टू वाटर मैनेजमेंट। ओके, 44, द टर्म एवरग्रीन रेवोल्यूशन हैज़ बीन यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इन इंडिया बाय, तो एवरग्रीन रेवोल्यूशन इसने यूज़ किया था स्वामीनाथन ने, एम एस स्वामीनाथन। 44 बी, यस। 45 है, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग हुई रिगार्डेड फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इज फ्रॉम व्हिच कंट्री, तो ये था आपका मेक्सिको का था आई थिंक। 45 का है, नो अमेरिका का ही था भाई, तो देखो ये भी गलत हो रहा है। 45 है, अमेरिका का था ये, डेफिनेटली मेक्सिको का क्यों होने जाएगा, ये ग्रीन रेवोल्यूशन अमेरिका ही का होगा ना। अच्छा, तो 45 का ये हुआ, यानी बोरलॉग जो था वो अमेरिका से आया था। ओके, नाउ 46, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट क्रॉप ऑफ द बराक वैली, बराक वैली में क्या होगा, बराक वैली में टी होगा, कॉटन होगा, जूट होगा, आई थिंक टी ही होगा ना। 46 का ए है, यानी जूट है, बराक वैली में जूट सबसे अच्छा होता है बराक वैली में। तो बराक वैली कहाँ लोकेटेड है, ये पहले आपको देखना पड़ेगा। 47, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना, ये कहाँ पर है भाई, बनाना के नेशनल रिसर्च सेंटर है आपका त्रिची में, त्रिची TRICHI, बट त्रिची कहाँ है देखना पड़ेगा आपको मेरे को भी। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द फर्स्ट बायो फुली ऑर्गेनिक स्टेट, ये तो सिक्किम है। 48 का डी है। नाउ 49, कुछ चीज़ें जाना हुआ है तो वो आसान है, बाकी देखो कॉन्सेप्ट ज़्यादा पूछा नहीं गया है, सारे चीज़ फैक्चुअल है, तो आपको अच्छे से पढ़ के नहीं जाओगे तो लाख के ऊपर डिपेंड करके आपको एग्ज़ाम देकर आना है। और एक अच्छी बात ये है कि नेगेटिव मार्क नहीं है, तो आप कुछ भी लगा के आ सकते हो, और हो सकता है कि आपका पेपर जो है क्लियर हो जाए। बाकी तो इन 10 डेज में और क्या ही करेंगे। द मोस्ट मिनरलाइज रॉक सिस्टम क्या है, मोस्ट मिनरलाइज, सबसे ज़्यादा मिनरल धारवाड़ में ही पाए जाएंगे आई थिंक। तो 49 का देख लेते हैं, बी है, यस करेक्ट है। अब देखो 50, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रॉक सिस्टम इन इंडिया इज द मेन सोर्स ऑफ कोल डिपॉजिट्स, वो भी नहीं कौंडन होगा ये शायद। 50 है, बी, यस 50 बी है। ठीक है, तो ये हमारा जो है कंप्लीट कर लिया। ये देखो आंसर की, यही से मैं देख के बता रहा था और कंफर्म भी कर रहा था। तो जो भी आंसर मैंने बताया है कि यार हाँ, तो वो आंसर की के अकॉर्डिंग ठीक ही है, अब हो सकते हैं, बाकी मेरे को नहीं पता। तो ये हमने देख लिया बिहार स्टेट में, यानी PGT वाला जो है 11-12 के लिए जो पेपर 2 हम कह रहा है, वो हमने पहली वीडियो में देखा था। और ये वीडियो सोशल साइंस के वाला जो पार्ट होगा, यानी पेपर 1 के लिए ये पेपर था, ऐसा क्वेश्चंस आया हुआ था पेपर 1 में, तो वो हमने डिस्कस किया। ऐसे जियोग्राफी सब्जेक्ट में उतना फ़र्क आपको नहीं पड़ेगा, बस आपको जब पेपर 1 देने अगर आप जा रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा इकोनॉमिक्स वाला अटेम्प्ट करना होगा, यही डिफरेंस है। तो वीडियो काफ़ी लंबे हो गए, 1 घंटे से ऊपर हो गए, यहीं पर स्टॉप करते हैं। चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, कोई भी सजेशन है, फीडबैक है, कमेंट करने में ना भूलिएगा, और मेरे को बताते रहिए ताकि इम्प्रूवमेंट हो पाए। थैंक यू फ्रेंड्स।